हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टीचर पाठशाला। तो देखिएगा, आज हम लोग इस टीचर पाठशाला में पढ़ने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सिलेबस। और इस भाग एक में जो है हम आपको बता दें कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आपके टोटल 8 भाग हैं। और पहले भाग की हम बात करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन। साथ ही इसमें पढ़ेंगे क्या, लेखन व गणितीय क्षमता का विकास पढ़ेंगे, जो कि ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पहला भाग है, भाग 1। ठीक है, अब उसके चैप्टर 1 की बात कर लेंगे और सारे सिलेबस की बात कर लेंगे। उसके बाद से जो है हम लोग कुछ आगे इसमें पढ़ने वाले हैं, मीन्स इसी चैप्टर के बारे में। आइए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है हमें सपोर्ट करें और आपको पूरी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे ही आपकी फ्री क्लासेस पूरी होगी, आप अटेंड करें और पढ़ें और समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हम सिलेबस के लिखते हुए। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस में देखिएगा, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर की हम बात करने वाले हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, पाठ 1 में पठन एवं लेखन का अर्थ और महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा लेसन होगा वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में आप अध्ययन करेंगे। तीसरा लेसन आप अध्ययन करने वाले हैं ध्वनि का अध्ययन, कि ध्वनि का अध्ययन क्या होता है। और चौथा आप पढ़ने वाले हैं स्वरों, व्यंजनों तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना। ठीक है, साथ ही पांचवा लेसन आपको दिया गया है क्या, निर्देश, संदेश, कविता, कहानियों तथा लोकगीतों के भावों आदि को सुनकर समझना। ठीक है, अगला जो पाठ 6 है उसमें आप पढ़ेंगे क्या, हिंदी, अंग्रेजी और ध्वनियों का शुद्ध लेखन पढ़ेंगे आप। ठीक है, 7वां लेसन में आप अध्ययन करेंगे ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप से पढ़ना। ठीक है, साथ ही आपका 8वां लेसन होगा विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे आप, यानी विराम चिन्हों को पहचानना, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं उसका अध्ययन करेंगे आप। साथ ही उसमें आप ये भी सीखेंगे कि किस विराम चिन्हों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज इसमें दिए गए हैं, देखिएगा। चलिए अगले लेसन पे हम आएंगे और 9 जो लेसन दिया गया है आपका वो है, आप देखेंगे 9 लेसन में आपका दिया गया है विलोम, समानार्थी, तुकांत, समान शब्दों मीन्स समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना और पढ़ना। ठीक है, इसमें और क्या दिया गया है भाई, लिपि संकेतों, अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, मात्राएं तथा संयुक्त वर्णों का लेखन का ज्ञान होगा। ठीक है, साथ ही आपको बताया क्या जाएगा चैप्टर 11 में संख्या के पूर्व तैयारी एवं संबोध क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, साथ ही देखेंगे आप गणितीय सक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ों का ज्ञान आप सीखेंगे पाठ 13 में। ठीक है, और 14 में आप पढ़ने वाले हैं क्या, भाषा शिक्षण की समस्याएं, कि भाषा शिक्षण की क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेसन और समझते हैं इस फर्स्ट लेसन में क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई इसका प्राइस नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आते हैं हम लोग चैप्टर 1 में। सबको विजिबल है, क्लियर है, दिखाई दे रहा है? एक मिनट थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक, चलिए तो चैप्टर 1 है अपना, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 1 को। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 1 में पठन एवं लेखन का अर्थ व महत्व, ये पाठ 1 का नाम है और इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कौशल आप पिछली सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। कौशल यानी क्या होता है, स्किल, यानी किसी भी कार्य या ज्ञान को सीखने में जिन तत्वों की आवृत्ति बार बार होती है उन्हें हम कौशल कहते हैं। ये बात आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी।
ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आप इतना अपना डेवलप कर चुके होंगे कि शब्दों को पकड़ के, मीन्स क्या, शब्दों को अगर हम समझ लेते हैं तो उसके बारे में हम पूरा एक, उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कौशल किसे कहते हैं। अब आगे दिया क्या गया है, भाषा के कौशल को सुनकर, पढ़कर ग्रहण करना क्या कहलाता है, ये ग्रहण कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है, मान लीजिए भाषा का जो कौशल होता है, सुनकर या पढ़कर अगर हम ग्रहण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहण कौशल कहते हैं। आगे देखेंगे आप, लेख और वाचन में, वाचन को अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। लेख यानी लिखना, लिखने को, और साथ ही मैं आपको बता दूं वाचन को क्या कहते हैं हम लोग, अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। और इस अभिव्यक्ति कौशल में आप ध्यान दीजिएगा क्या चीजें दी गई हैं, क्या चीजें होती हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, देखिएगा। आप पढ़े होंगे, सबसे पहले आपने देखा होगा, एक मिनट, क्या हो रहा है भाई, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा क्या होता है। आपने देखिए अभिव्यक्ति कौशल में आपने पढ़ा होगा सुबो, सुबो पाली, सुबो पाली मतलब क्या होता है समझिएगा। सुबोपाली शब्द का मतलब होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुबोपाली ये क्या कहलाता है, आपका अभिव्यक्ति कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अभिव्यक्ति कौशल कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले पठन और वाचन का मतलब क्या होता है। पठन का मतलब आपको पता होगा, पढ़ना। क्या होता है भाई, पढ़ना। तो आइए देखते हैं हम इस पढ़ना में क्या चीजें, कैसे क्या होता है पढ़ने का मतलब, उसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे। आइए इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। चलिए देखिएगा, पठन का अर्थ होता है पढ़ना, लिखित सामग्री को पढ़ना और उनके अर्थ ग्रहण करना पठन या वाचन कहलाता है। पठन या वाचन कहलाता है। सबसे पहले अगर हम शुद्ध रूप से अगर पढ़ना सीख जाएं तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना सीखते हैं। पहले सुनते हैं, फिर पढ़ना, बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। तो यह पठन का मतलब क्या दिया गया है भाई, देखिएगा, लिखित सामग्री को पढ़ना और उनके अर्थ ग्रहण करने को हम लोग क्या कहते हैं, पठन या वाचन शब्द से जानते हैं। पठन कहते हैं या फिर वाचन कहते हैं। जब बच्चा भाषा के लिखित रूप के अक्षरों को पहचान कर, बात समझिएगा, हमने बोला अभी, क्या बोला, जब बच्चा भाषा के लिखित रूप के अक्षरों को पहचान कर उनका शुद्ध उच्चारण करने लगता है, ठीक है, उच्चारण करने लगता है, तो हम उसे पठन या वाचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, थोड़ा सही कर लेंगे, शुद्ध होगा और करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कई मनोवैज्ञानिक ने जो है अपना इस पठन पे क्या दिया है भाई, कुछ मत पेश किए हैं, कुछ बातें बताई हैं। आइए उसको देख लेते हैं। जैसे लुइस के अनुसार क्या होता है, वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बच्चा संपूर्ण मानवता को की संचित ज्ञान राशि से क्या होता है, परिचित होता है। देखिए, वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बच्चा संपूर्ण मानवता की संचित ज्ञान राशि से क्या होता है, वो परिचित होता है। ठीक है, अब देखेंगे डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार, देखिए मनोवैज्ञानिक है, ये मनोवैज्ञानिक का नाम है। देखेंगे आप, वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को वाचन या पठन कहते हैं। देखिएगा, डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार जो है उन्होंने ये बताया है कि जो वास्तव में लिखित सामग्री होती है, पढ़ते वक्त उसका अगर अर्थ प्रकट होता है, यानी उसके अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को ही पठन या वाचन कहते हैं। आगे देखेंगे, डॉक्टर रघुनाथ सफाई के अनुसार क्या है, पूर्व ध्वनियों की प्रतीक लिपिबद्ध शब्द को पढ़कर ग्रहण करने की प्रक्रिया को वाचन कहते हैं। ठीक है, यानी पढ़ने के बाद जो भी मतलब उसका अर्थ हम समझते हैं या ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाचन कहते हैं। यानी जो लिपि का मतलब एक क्रम बना दिया जाता है और उसके बारे में जब पढ़ते हैं, समझते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाचन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या चीजें दे दी गई हैं, समझिएगा। आगे दिया गया है आपका पठन होगा। यहाँ पे देखिएगा, पाठन मैंने लिख दिया है, पठन होगा। पठन प्रक्रिया की प्रकृति क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पठन प्रक्रिया की प्रकृति। तो ध्यान से समझेंगे, पठन
जो प्रक्रिया होती है उसकी प्रकृति क्या है। पहला दिया गया पठन मुद्रा, यानी पढ़ने की कैसी अवस्था होती है, मुद्रा होती है, आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पठन के समय पुस्तक को 130 डिग्री कोण पर, किस डिग्री कोण पर, 130 डिग्री के कोण पर और 1 फुट की दूरी पर, कम से कम आंखों से कितनी दूरी हो, वो 1 फुट की दूरी पर हो, उस होनी चाहिए। ठीक है, वही पठन की मुद्रा होती है भाई। आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्या दिया गया है समझिएगा। पठन शैली, यानी पढ़ने की जो शैली है वो क्या क्या है, कैसे है पठन की शैली, आइए उसको हम देखते हैं। देखिएगा, स्वरों के का उच्चारण आरोही अवरोही के अनुसार करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, जो स्वरों का उच्चारण होता है, पहले तो एक लय, मीन्स क्या कहने का मतलब होता है, जो मतलब हम लोग उच्चारण करते हैं पहले धीमी आवाज में, धीरे धीरे अपनी आवाज को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और कई बार होता है हमको बहुत तेज और कई जगह बहुत धीमे बोलना होता है, तो यानी अवरोही और आरोही के क्रम के अनुसार मतलब क्या करना चाहिए, स्वरों का उच्चारण करना चाहिए। आगे देखेंगे हम, जो पठन होता है, पठन करते समय लय तथा गति पर इस मतलब क्या, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। किसका, जो लय होता है उस लय का और गति का विशेष ध्यान देना चाहिए। कई बार होता है बहुत फास्ट पढ़ने की वजह से भी समझ में नहीं आता है, बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं अपने समझ रहे हैं। कई बार होता है खुद भी नहीं समझ में आता पढ़ क्या रहे हैं। तो भाई एक लय के अनुसार आपको पढ़ना होगा। ठीक है, यानी पठन की जो प्रक्रियाएं होती हैं एक लय के आधार पर होनी चाहिए, एट रेंडमली नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में। आगे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। आगे अगला पॉइंट क्या दिया गया है, और इसमें दिया गया है क्या, देखिएगा, भावों के अनुसार ध्वनियां, यानी ध्वनियों का जो उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, होना चाहिए। कई बार जैसे आप गजल वगैरह सुने होंगे, कई जगह लय को, आवाज को धीमा किया जाता है, दबाया जाता है, और कई जगह एकदम तेज आवाज और ऊंचे स्वर में बोला जाता है। ठीक है, तो उन चीजों का भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब देखिएगा नंबर 4, प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। प्रत्येक जो शब्द होते हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। आगे देखेंगे आप, बच्चे और तथा अध्यापक को उच्चारण अवयवों का सही ज्ञान होना चाहिए, यानी अध्यापक और बच्चों दोनों को ही सही ज्ञान होना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग, पठन होगा यहाँ पे, ये गलत हो गया है, पठन करते समय शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अब देखिएगा आगे अपना जो बातें दी गई हैं पढ़ने से रिलेटेड वो देखेंगे हम लोग। क्या दिया गया भाई, पढ़ते समय ध्यान योग्य बातें। देखिए, पठन के प्रकार दे दिए गए हैं। ठीक है, पठन के प्रकार क्या हैं भाई, आइए देखते हैं। देखिएगा, पठन के निम्न प्रकार हैं। पहला, मुद्रा भाव पठन, दृश्य भाव पठन, अभिनय पठन और चित्र पठन। मुद्रा भाव का मतलब किस अवस्थाओं में किस तरीके से, मतलब उसके भाव को मतलब बताया जा रहा है, समझने के लिए वो बताया जा रहा है, यानी ये भी एक पठन की प्रक्रिया होती है भाई। ठीक है, और ये दृश्य पठन होते हैं। ठीक है, और एक होता है अभिनय, यानी कैरेक्टर, जैसे आप फिल्मों वगैरह देखते होंगे उसमें उसको उसके अनुसार हम लोग बताते हैं। चित्र पठन होता है, चित्र पठन में क्या होता है भाई, आप देखे होंगे कि जो कॉमिक वगैरह होता है, कॉमिक यानी चित्र बना होता है, उसके साइड में उसके मतलब जो भी एक्सप्रेशन या फिर जो भी चीजें होती हैं बगल में बना दी जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पठन का महत्व क्या होता है। ये पठन लिखा है भाई, ध्यान दीजिएगा, पठन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। क्या दिया है, ज्ञान को अर्जन करने के साधन, यानी ज्ञान को जो अर्जन करने का साधन होता है वो देखा जाता है। समाज में उपयोगिता देखी जाती है इससे, यानी किससे, पठन से। और क्या होता है, समाचार को जानने के लिए सहायक होता है, कौन, पठन। यानी पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तभी तो आप सीखेंगे, अभी तभी तो मतलब न्यूज वगैरह जानेंगे आप। और क्या होता है, मनोरंजन में सहायक, भाई कॉमिक वगैरह की किताबें पढ़ते हैं, मनोरंजन होता है भाई पढ़ने से। और क्या होता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण में सहायक। ठीक है, डिबेट वगैरह होता है उसमें, आप बोल सकते हैं, जब जानेंगे उसके बारे में तभी तो बोलेंगे। आगे देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे क्या, आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। देखिएगा क्या होते हैं आरोही और अवरोही क्रम, समझिएगा। दिया क्या गया है, देखिएगा, आरोही और अवरोही क्रम में पठन की प्रक्रिया में उचित अवरोही, देखिएगा अवरोही आरोही में सार्थकता उत्पन्न होती है और पाठ्य वस्तु का भाव ग्रहण हो पाता है।
ठीक है। अब देखिएगा पठन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उचित होनी चाहिए। किस चीज के लिए? आरोही और अवरोही में सार्थकता उत्पन्न होती है। मतलब एक साथ, जैसे कहने का मतलब कई बार होता है, मैंने आपको बताया कि लय लय पे ध्यान देना होता है, अपनी आवाज पे ध्यान देना होता है। कहाँ पे आपको ऊंचे स्वर में बढ़ते हुए क्रम में बोलना है, मीन्स क्या ऊंची आवाज में बोलना है, और कहाँ पे नीची आवाज में बोलना है। ये सारी चीजें होती हैं। कई बार धीमे अवस्थाओं में बात तो करनी होती है और कई बार तेज अवस्थाओं में भी बात करनी होती है। अब आगे देखेंगे आप उचित अवरोही आरोही की कठिनाइयां क्या क्या होती हैं। पहली बात, शीघ्रता से कोई काम कभी नहीं करना चाहिए, न पढ़ने का, न लिखने का, न कोई चीज। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको शीघ्रता जो होता है लिखने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन हाँ राइटिंग जब सही हो तभी। आगे देखेंगे आप धारा प्रवाह का अभाव, यानी जो बोलते हैं धारा प्रवाह का जो अभाव होता है वो भी हो सकता है। ठीक है। भाव का समझ कर ना पढ़ना, बस डायरेक्ट पढ़े जा रहे हैं। ठीक है। ये भी एक क्या होती है? डिमेरिट होती है। मतलब ये कठिनाइयां हैं इसकी। ठीक है। आगे देखेंगे अब, आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगले पॉइंट्स में आते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा क्या दिया है भाई अगला पॉइंट्स, यानी अधिक धीमी आवाज में पठन। ये भी एक कठिनाइयां ही हैं। अधिक धीमी आवाज में भी हम लोग को पढ़ना नहीं होता है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अब आपकी आवाज बहुत धीमी है तो भी वो चीजें क्या है? डिमेरिट है। ठीक है। आगे देखेंगे आप, कठिनाइयां ही हैं ये भी। अधिक तेज आवाज में पठन, मान एक छोटा कमरा है, बच्चे कम है, वहां पे बहुत तेज तेज पढ़ रहे हैं, तो भी ये क्या होता है? कठिनाइयां ही हैं। आगे देखेंगे आप पठन में रुचि का विकास करने की विधियां, कैसे आप रुचि पैदा कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यानी पठन या वाचन में रुचि का विकास करने की निम्न विधियां होती हैं। पहला, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, ठीक है, कविता विधि, वर्ण उच्चारण विधि, ठीक है, कहानी विधि, देखो और कहो विधि, और वाक्य विधि। ठीक है। कहने का मतलब देखिएगा, सबसे पहले अक्षर बोध विधि से भी आप सिखा सकते हैं। बच्चों के अंदर पढ़ने की जो रुचि होती है वो पैदा कर सकते हैं। जब तक उसके अंदर रुचि नहीं आएगा, किसी भी काम को करने में असमर्थ होगा वो। ठीक है। सबसे पहले पढ़ने के लिए उसको आना चाहिए, अक्षर पहचानने आना चाहिए, उसकी बात हम करते हैं। फिर ध्वनियों की साम्य विधि, मतलब जब कोई सामने वाला पढ़ रहा हो उसको सुनकर भी वह व्यक्ति क्या हो? बच्चा पढ़ सके। फिर कविता विधि भी हो सकता है, कविता के माध्यम से भी उसको याद हो सकता है भाई, कोई चीजें पढ़ने के लिए आ सकता है। वर्ण उच्चारण विधि हो सकता है, कहानी विधि हो सकते हैं, देखो और कहो विधि द्वारा हो सकता है, वाक्य विधि द्वारा हो सकता है। अब आगे हम देखेंगे पठन के दोष क्या होता है भाई। पठन या वाचन के निम्न दोष है। पहला, आइए देखते हैं इनका दोष क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, पठन और किसका है भाई? वाचन के दोष निम्न दोष होते हैं। आइए समझते हैं इन दोषों को। देखिए क्या दिया गया है भाई। पहले, बच्चा अगर स्कूल लंबे समय से क्या होता है? अनुपस्थित रहता है, तब भी पठन के दोष होते हैं। ये भाई पढ़ने के लिए सीखेगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं पढ़ना कैसे है। ठीक है। अगला क्या दिया गया भाई? स्कूल या घर पर वाचन का अभ्यास ना करना। और तीसरा पॉइंट क्या दिया गया भाई? पठन या पठन होगा ये, ठीक है, पठन या वाचन में एकाग्र होकर ना पढ़ना। भाई जब भी पढ़ने बैठते हैं एकाग्र मन नहीं है, पढ़ेगा कैसे वो? ठीक है। कक्षा में योग्य अध्यापक का ना होना। साथ ही आपको बताया गया है फिफ्थ पॉइंट में, बच्चों में देखिएगा माँ और अध्यापक, या फिर यूं कह सकते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है, बच्चों में ध्यान से समझिएगा क्या चीज है। बच्चों में अध्यापक और माता पिता का भय बना रहता है, तभी बच्चा नहीं पढ़ पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा इस कंडीशन में भी नहीं पढ़ सकता है। ठीक है। तो बच्चों में क्या होता है? ये दोनों चीजें नहीं होंगी यहाँ पे। ठीक है। बच्चों में अध्यापक और माता पिता का भाव, भय का डर, ये चीजें गलत है, भय होगा यहाँ पे, भय का डर बना रहता है, तब भी बच्चा नहीं पढ़ पाता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं पढ़ पाता है। और क्या होता है? या तो आलसी हो, लापरवाह हो, तब भी नहीं पढ़ पाएगा। बच्चे में क्या होता है भाई? हिंद भाव उत्पन्न होना, यानी बच्चे के अंदर अगर हिंद भाव उत्पन्न होता है तभी वो नहीं पढ़ पाएगा। और क्या होता है भाई? बच्चों में नेत्र दोष या अल्प दृष्टि होना। भाई बच्चों की आंखों से अगर दिखाई ना दे तो भी नहीं पढ़ पाएगा वो। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पठन शिक्षण की उपयोगिता के बारे में। आइए देखते हैं और समझते हैं इनका जो उपयोगिता है वो क्या है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पठन या वाचन से भंडार, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। देखिए,
पढ़ने से यानी पठन से क्या होता है, शब्द भंडार की क्या होती है, वृद्धि होती है। और क्या बताया जा रहा है उपयोगिता में, बच्चे यानी बच्चों हिंदी में पठन को जितना अधिक शुद्ध सीख लेता है, उतना ही अधिक प्रभावी शुद्ध रूप से वह लिख पाता है। जितना वो मतलब शुद्ध रूप से पढ़ेगा, उतना ही शुद्ध रूप से वो लिख पाएगा। आई बात समझ में? अगर उसको पढ़ने नहीं आएगा तो लिख भी नहीं पाएगा। आई बात समझ में ना? तो सबसे पहले बात तो पढ़ने ही आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला जो होगा वो हम पढ़ते हैं क्या चीजें दी गई हैं। देखिए, प्राचीन विचारकों एवं तथा लेखकों का ज्ञान बच्चे यानी बच्चे पढ़कर ही प्राप्त कर पाते हैं। यानी जो भी प्राचीन की चीजें होती हैं, यानी उनके विचारक जो होते हैं, उस लेख को पढ़कर ही उसका ज्ञान का क्या कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, अगला क्या बताया जा रहा है, बच्चे अपने ज्ञान को दो तरीके से सीखते हैं, एक तो अनुभव करके सीखते हैं और दूसरा क्या बताया जा रहा है, अनुभवों को सुनकर या पढ़कर सीखते हैं। ठीक है, दो तरीके से अपने ज्ञान को वह सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा लेखन की हम बात करते हैं। जब पढ़ने आ जाएगा तभी तो बच्चा लिखेगा शुद्ध रूप से, तो पहले पढ़ने आना चाहिए फिर ही वो लिख पाएंगे। ठीक है, लेखन का अर्थ, तो लेखन का अर्थ देखिएगा, समझिएगा, लिख कर व्यक्त करना। भाई लिख कर व्यक्त करने की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, लेखन कहते हैं। यानी शुद्ध शब्दावली, व्याकरण युक्त भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही क्या कहलाता है, लेखन कहलाता है। यानी शब्दों का व्याकरण के अनुसार अगर शब्दों का अरेंजमेंट सही अरेंजमेंट कर देते हैं, यानी ध्वनियों को अगर हम सही से लिख देते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका लेखन कहलाता है। आई बात समझ में? एक क्रम से लिखते हैं। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं, जब हम अपने मन की बाहरी या अंदरूनी भाव और विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध तरीके से लिख देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति लेखन कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जब कभी अपने मन के भाव को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना, अपने मन के भाव या विचारों को प्रस्तुत करते हैं, यानी किसके अनुसार, लिपिबद्ध तरीके से लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति लेखन कहते हैं। लेवॉर्न के अनुसार समझेंगे, यानी सुंदर लेख वस्तुतः विचार पूर्ण संभाषण है, संभाषण है। तो ये क्या बताया जा रहा है, शुद्ध लेख वस्तु विचार पूर्ण संभाषण होते हैं, ये लेवॉर्न के अनुसार बताया जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये होता है, शुद्ध लेखन ही क्या होता है, विचार संभाषण होते हैं। यानी शुद्ध रूप से ही लिखते हैं उसमें, और अपने भाव और विचारों को वहां आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है लिखने के माध्यम से। ठीक है, अब लेखन के उद्देश्य क्या दिए जा रहे हैं, देखिएगा। पहला, लिखित अभिव्यक्ति द्वारा शारीरिक क्षमताओं और मानसिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। ठीक है, बच्चों में सुंदर लेखन लिखने एवं अपने भावों को एक तर्क वाक्य के रूप में लिखने में रुचि उत्पन्न करना। यानी बच्चों में क्या होता है, सुंदर लेख लिखने और अपने भावों को तर्क वाक्य के रूप में वो प्रस्तुत कर सकते हैं, उत्पन्न होता है। मीन्स क्या, लिखने की रुचि उत्पन्न होती है इसी से। ठीक है, बच्चा भाई तभी तो सुंदर सुंदर लिख के दिखाएगा आपको, नहीं तो फिर उसको भी बोरियत महसूस होगा, अरे कोई देखने वाला नहीं है, होमवर्क तब करके भी नहीं लेके जाएगा वो। ठीक है, अक्सर आप देखे होंगे प्राथमिक में ये चीजें होती हैं कि बच्चा आधे स्कूल को ही अटेंड करते हैं और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए भाई, ठीक है, ताकि वो बच्चे भगे नहीं, वो पूरा क्लास अटेंड करें, आधी क्लास को बस वो लंच किए और घर चले जाते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग समझते हैं क्या दिया है, लेखन का उद्देश्य क्या क्या होता है। आइए समझते हैं लेखन के उद्देश्य। लिखित अभिव्यक्ति द्वारा शारीरिक क्षमताओं और मानसिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, बच्चों में सुंदर लेख लिखने एवं अपने मन के भावों को एक तर्क वाक्य के रूप में लिखने में रुचि उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी जस्ट, अगर फिर से पढ़ाया था, ये ध्यान दीजिएगा। भाषा के लिखित अभिव्यक्ति द्वारा बच्चा या बच्चों को लिपि, लोकोक्तियां, शब्द आदि का पूर्ण ज्ञान मिलता है। ठीक है, जब वह पढ़ लेगा यानी पढ़ने आ जाएगा शुद्ध रूप से, तब वो लिखने भी सीख जाएगा, और जब लिखना सीखेगा तो उसमें लिपि, लोकोक्तियां, शब्द, इनका पूर्ण ज्ञान इनको प्राप्त हो जाता है भाई। ठीक है, अब लिखने में दोष क्या क्या होता है, कई बार होता है, जो सिरो रेखा की बात कर ले हम लोग, सिरो रेखा का अशुद्ध प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी जो हम लोग कभी भी लाइन खींचते हैं, 1/3 होनी चाहिए उस अक्षर की। ठीक है, आई बात समझ में? और क्या बताया जा रहा है, अनुस्वर और अनुनासिक संबंधी दोष होते हैं, मात्रा संबंधित अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अनुस्वर और अनुनासिक आप जानते ही होंगे, इनका दोष होता है भाई, कहाँ पे किन चीजों का चंद्रबिंदी, कहाँ बिंदी और कहाँ पे विसर्ग वगैरह इस्तेमाल होते हैं, इन सब की बात हो रही है।
मात्रा का उपयोग मीन्स क्या होता है, अशुद्ध होता है। बड़ी की जगह छोटी लग जा रहा है, छोटी की जगह बड़ी की मात्रा लग जाती है। ठीक है, तो ये सारी अशुद्धियां होती हैं बच्चों में लिखते समय। तो धीरे धीरे यह सुधार होता है। संयुक्त वर्ण संबंधी दोष होते हैं। ठीक है, तो अब ये कई बार होता है, बड़ा स, छोटा सा और खटकोड़ वाला सा, ये तीनों व्यंजनों में क्या होता है, अशुद्धियां पाई जाती हैं। कई बार इसकी जगह हम लोग वो लिख देते हैं, और ऐसी गलतियां ना करें और इनसे बचें और बच्चों को भी सिखाएं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसी में देखिएगा आगे और क्या अशुद्धियां होती है भाई। अशुद्धियों में अगर हम देखें तो देखिएगा क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। मिश्रित व्यंजनों में अशुद्धियां पाई जाती हैं, छ और छ लिखने में अशुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी अशुद्धियां होती हैं। तो ये देखिएगा, जैसे छ की अगर हम बात करें, क्षण अगर हम बोलते हैं तो बच्चा ये क्षण न लिखकर, ठीक है, बच्चा ये क्षण जल्दीबाजी में लिख देता है। ठीक है, तो इन बातों का हम लोग ध्यान दें कि ऐसी अशुद्धियां ना हो, बच्चों को बताएं किस तरीके से क्या चीजें होना है। ठीक है, तो ये सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं। आगे देखेंगे, देखिए आगे क्या चीजें दी गई हैं, आगे क्या दिया गया है ये समझेंगे और इसमें देखेंगे क्या चीजें दी गई हैं। 1 मिनट, थोड़ा इसको और मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको आसानी से क्लियर दिखाई दे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, देखिएगा। लेखन की अच्छी आदतों को विकसित करना तथा अशुद्धियों को दूर करने के उपाय। ठीक है, किस तरीके से हम लोग विकसित करेंगे, लिखने की आदत कैसे बनाएंगे अच्छा, और अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं उसके उपाय के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास बार बार करना होगा, अभ्यास करना होगा। ठीक है, दूसरा, व्याकरण का सही ज्ञान होना चाहिए, वाचन या पठन का अभ्यास करते रहें और तीव्र गति से लिखने का अभ्यास करते रहें, शब्दकोश का प्रयोग पर बल दें। ठीक है, आई बात समझ में ना। आगे ध्यान दीजिएगा, लेखन शिक्षण की विधियां आप लोग ये पढ़े होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। मॉन्टेसरी विधि, ठीक है, रूपरेखा अनुकरण विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, चित्र विधि, ठीक है, प्रेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली, ठीक है, जैकटॉक विधि, ये सारी विधियां हैं और इन विधियों से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेखन शिक्षण की ये सब विधियां कहलाती हैं। ठीक है ना, और इनसे हम लोग सुधार कर सकते हैं। इन माध्यम से ही, इन विधियों का प्रयोग करके अपने लेखन में भी सुधार करते हैं। ठीक है, ये तरीके दिए गए हैं सुधारने के। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे कई बार होता है, कई बच्चे होते हैं ना, लिखते लिखते थक जाते हैं, भाई मैम बताइए कैसे हम अपने आप को सुधार करें, सर बताइए कैसे हम सुधार करें। तो आप इन विधियों का उपयोग करके उनको बता सकते हैं और वो सुधार कर सकते हैं। आप देखे होंगे, जब बच्चा एक चीज आपसे सीख जाता है, बार बार हर चीज, हर विषय आपसे पढ़ना चाहेगा, वो उसके अंदर एक रुचि उत्पन्न हो जाती है आपके प्रति, पढ़ने के लिए आपके साथ। ठीक है, इंटरेक्ट होने के लिए। आई बात समझ में। देखिएगा, लेखन की उपयोगिता, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान तथा प्रयोग करना चाहिए, बच्चों में सुबोध, ठीक है, लेखन क्षमता का विकास हो, बच्चों को विराम चिन्हों का ज्ञान कराना, ठीक है, जिसके अनुकूल शैली का प्रयोग करना, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक लेखन का अभ्यास कराना, प्रसंग और अनुकूलन आवश्यक गति से लेखन का अभ्यास होता है। ठीक है, इन सब चीजों का हम लोग ध्यान रखना होगा, तब हम लोग, ठीक है, तब हम लोग अपने आप में या फिर बच्चों में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, यही लेखन की उपयोगिता है। देखिए, मॉन्टेसरी के अनुसार क्या बताया गया है, लेखन एक शारीरिक क्या होता है, क्रिया होती है, जिसमें बच्चों के हाथ को क्या करते हैं, गतिविधियां, मीन्स क्या, बच्चों के हाथ से ही गतिविधियां करनी पड़ती, तभी वो सीख पाएगा। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको कोई भी चीजें सीखनी है तो उसके लिए आपको उस फील्ड में उतरना ही होगा। क्यों ना, आपको घुड़सवारी सीखनी है, कबड्डी सीखना है, स्विमिंग सीखना है, तो आपको उस फील्ड में आना ही होगा। केवल बताने से ही नहीं होगा, उन चीजों को भी प्रयोग करके दिखाना होगा, अभ्यास करके दिखाना होगा, तभी आप उन चीजों को सीख सकते हैं। तो आज के लिए देखिए, चैप्टर 1 इतना ही है। और आप जो है, देखिए, आपको अगर ये वीडियो समझ में आए, लेक्चर अच्छा लगा, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल, और अपने मित्रों में डीएलएड की जो ग्रुप बनी है उसमें शेयर जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।